बच्चों आज हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे डिस्कस करेंगे। समविभव समविभव पृष्ठ क्या बोल रहा है? समविभव, सम मतलब समान, विभव और दूसरा शब्द है पृष्ठ। तो ऐसे काल्पनिक और वास्तविक पृष्ठ, ऐसे काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिन पर विभव का मान एक समान होता है, ऐसे काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिन पर विभव का मान एक समान होता है, अर्थात जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, अर्थात जिनकी प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच में, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर सदैव शून्य होगा। और जब विभव का अंतर शून्य होगा तो विभव का अंतर शून्य होने पर इस सतह पर किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने विभव का सूत्र निकाला था इसके पहले लेक्चर में, और विभव के सूत्र में हमने देखा था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, अर्थात विभव बराबर कुल अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में कुल किया गया कार्य बटे कुल आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। और इसको थोड़ा सा हम तिर्यक गुणा कर दें तो क्या मिल जाता है? कुल किया गया कार्य बराबर विभव गुणित या विभवांतर गुणित आवेश का परिमाण। अब हम कह रहे हैं कि चूंकि समविभव पृष्ठ पर विभव, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है, और जब प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात विभवांतर कितना हुआ? शून्य होगा। अब जब हम किसी Q आवेश को लेकर उस सतह पर रखकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो क्या होगा कि Q का आवेश का परिमाण तो Q हो गया, लेकिन सतह पर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कितना है? शून्य। और परिमाण में जैसे ही शून्य का गुणा करेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा? शून्य। तो इस प्रकार हम समविभव पृष्ठ की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ, ऐसे काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, जिस पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में कोई कार्य नहीं करना होता, समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं कि ऐसे काल्पनिक या किसी आवेश के चारों ओर, इसमें और जोड़ लो, किसी आवेश के चारों ओर ऐसे काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिन पर विभव का, जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है एवं किसी परीक्षण आवेश को इस सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे किसी बिंदु आवेश के चारों ओर यदि हम सकेंद्री गोले खींचें, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर हम यदि सकेंद्री गोले खींचें तो उन सकेंद्री गोलों पर क्या होगा कि उन सकेंद्री गोलों की केंद्र से दूरी एक समान है, और यदि केंद्र से दूरी एक समान है तो उनकी जो उन बिंदुओं पर गोले की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है तो उन बिंदुओं पर विभव भी एक समान होगा। इस तरह से किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, बिंदु आवेश के चारों ओर खींचे गए सकेंद्री गोलों की सतह एक समविभव पृष्ठ होती है। ये उदाहरण दिया मैंने। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, तो पहली विशेषता तो हो गई आपकी कि समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि चूंकि कार्य बराबर आवेश का परिमाण गुणित विभवांतर होता है, और समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर विभव का अंतर शून्य होता है, अर्थात विभवांतर शून्य होता है। इसलिए हम आवेश के किसी भी परिमाण को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जाएं
तो इसमें किया गया कार्य शून्य होगा। तो ऐसा प्रश्न हमने परिभाषा में ही दे दिया, तो पहला गुण ये हो गया। दूसरा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल रेखाओं की दिशा लंबवत होती है, या ये कह सकते हैं इसी को कि विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ से समकोणिक होती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर समकोणिक होती हैं, या विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो यदि अभिलंबवत नहीं होती, थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर अभिलंबवत नहीं होती या किसी कोण से झुकी होती, तो ऐसी स्थिति में हम उससे दो लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते थे विद्युत क्षेत्र को। और जब विद्युत क्षेत्र को हम दो लंबवत घटकों में वियोजित करते तो एक घटक क्या होता, उसका क्षैतिज घटक भी निकलता, और वो क्षैतिज घटक जब होता विद्युत क्षेत्र का, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र सदिश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ परिमाण किस दिशा में हो जाता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ परिमाण उसके सतह के दिशा में भी, सतह के तरफ भी होता है। और ऐसी स्थिति में हमें एक आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में निश्चित ही कार्य करना पड़ता। यदि लंबवत, और हम जानते हैं कि इसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अतः विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। दो हो गई। अब तीसरा जो गुण है कि जो आपके समविभव पृष्ठ है, जहां पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होता है, ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, वहां पर समविभव पृष्ठ सघन होते हैं, माने कम दूरी पर होते हैं। और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होते जाता है, अर्थात विरल होते जाता है, वैसे वैसे ही समविभव पृष्ठ दूरियां बढ़ते जाती हैं, समविभव पृष्ठ की दूरियां बढ़ते जाती हैं या विरल होते जाते हैं। फिर से ध्यान देना कि मैंने तीसरी गुण जो हम कह रहे हैं कि जहां पर समविभव पृष्ठ की यही दो बड़ी विशेषताएं हैं कि यदि हम देखें कि जहां पर किसी आवेश के चारों तरफ यदि बने हुए समविभव पृष्ठ सघन है, उसका मतलब है कि उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत शक्तिशाली है या बहुत अधिक है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि समविभव पृष्ठ दूर दूर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में समविभव पृष्ठ क्या होंगे, दूर दूर हो गए, तो आशा है कि विद्युत क्षेत्र वहां पर क्या है, कमजोर है या क्षीण विद्युत क्षेत्र है, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र ना होकर क्षीण विद्युत क्षेत्र। चौथा, समविभव पृष्ठ सदैव एक दूसरे के समांतर कर्व होते हैं। जैसे गोले में आप देखो तो जितने भी सकेंद्री गोले बने हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, त्रिज्याएं उनकी अलग अलग हैं, लेकिन गोलों की त्रिज्याओं में एक समान अंतर है, तो ये समांतर वक्रीय पृष्ठ हैं। तो समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होंगे, समांतर पृष्ठ होंगे, समांतर वक्रीय पृष्ठ होंगे या समांतर समतल होंगे, जो भी जिस तरह का पृष्ठ हो उस पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है कि जो आपका दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो ये एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगा, जो कि संभव नहीं है। जब समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं होती। इस कारण से हम कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, तो चौथा अपन ले लें, चौथा हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया कि जो आपकी समविभव पृष्ठ है उसकी महत्ता इस बात के लिए है कि वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है एवं विद्युत यदि खींचा गया है तो आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी स्पष्ट करता है। उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्पष्ट करता है। तो एक विशेषता ये हो गई। और जितने भी चालक पदार्थ हैं, चूंकि चालक पदार्थ को जब आवेश दिया जाता है तो चालक पदार्थ पर आवेश समान रूप से पूरे सतह पर वितरित हो जाता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। और साथ ही जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी तो विभव भी एक समान होगा। और जिन बिंदुओं पर विभव एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस तरह से किसी भी चालक, आवेशित चालक की सतह स्वयं एक समविभव पृष्ठ होती है। एक और बिंदु है, एक और विशेषता इसकी हम कह सकते हैं कि चूंकि हम यदि ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे जो समविभव पृष्ठ हैं, इन पर विभव का मान यदि हम निकालें तो यहाँ पर V1, यहाँ V2, यहाँ V3, यहाँ V4, यहाँ V5 ले लें तो निश्चित है कि यहाँ पर हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पे जा रहे हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होंगी और इन गोलों पर विभव एक समान है। इनके विभव, दोनों के विभव में अंतर है, इसलिए हमें कार्य तो करना पड़ेगा। और जब हम कार्य करेंगे तो मतलब ये कम होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ये होगा और इससे ज़्यादा ये होगा। अर्थात यदि हम V1, V2, V3, V4, V5 लें तो V1 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V3 और V3 इज ग्रेटर देन V4 और V4 इज ग्रेटर देन V5। तो कहने का मतलब कि जहाँ आवेश है उससे बाहर की ओर यदि हम आए तो हम देखते हैं कि विद्युत विभव धीरे धीरे बाहर की ओर जाने पर कम हो रहा है। माने जो, और जबकि विद्युत बल रेखाएं आवेश से जो लंबवत निकलकर कहाँ जा रही हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वे सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती हैं। समविभव पृष्ठ से हमें और पता चलता है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव उच्च से निम्न की ओर जाती हैं। अब बात आती है कि समविभव पृष्ठ के आकार क्या क्या हो सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ के आकार, जैसे बिंदु आवेश के चारों ओर, ये आवेश किस में है उस पर निर्भर करता है। यदि एक बिंदु आवेश है या एक गोले पर आवेश है, एक बिंदु आवेश है या एक गोले को आवेशित किया जाए तो उसके चारों ओर गोले खींचे गए गोले जो होंगे, उसके चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं के खींचे गए गोले समविभव पृष्ठ होंगे, तो गोलीय समविभव पृष्ठ हो जाएगा। यदि एक तार को हम आवेशित करें एक बिंदु आवेश के कारण, समविभव पृष्ठ किस तरह का होगा? तो जहां विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली है वहां पर, जहां विद्युत क्षेत्र, एक विशेषता शायद ये नहीं बताया हूं कि जहां विद्युत क्षेत्र शक्तिशाली होता है वहां पर समविभव पृष्ठ सघन होते हैं, और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र कमजोर होते जाता है समविभव पृष्ठ भी दूरस्थ होते जाते हैं। आवेश के चारों ओर जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां समविभव पृष्ठ सघन होते हैं, और जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विरल होती जाती है समविभव पृष्ठ भी विरल होते जाते हैं। इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि एक बिंदु आवेश के कारण खींचा गया समविभव पृष्ठ है, जिसमें विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत दिख रही हैं। और यहाँ पर देखो ये सबसे छोटा आवेश, उसके चारों ओर 1, 2,
3 समविभव पृष्ठ यहीं अंदर हो गए, चौथा हो गया, तो 4 समविभव पृष्ठ बहुत नजदीक है, जबकि 5वां समविभव पृष्ठ उससे थोड़ा दूर हुआ, 6वां और दूर हो गया, और 7वां समविभव पृष्ठ और दूर होते जा रहा। कहने का मतलब यदि हम 8वां खींचते तो वो यहाँ कहीं बनता। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे समविभव पृष्ठ भी तीव्रता कम होती जाएगी, और तीव्रता कम होगी तो समविभव पृष्ठ भी विरल होते जाएंगे। दूसरा डायग्राम मैंने बनाया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, और वो एक निश्चित दूरी r पर रखे हैं, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाएगी। और जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो जाती है वहाँ समविभव पृष्ठ सघन, और जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके कंपैरिजन में कम होती है वहाँ विरल हो जाते हैं। तो चूंकि दोनों आवेशों के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ देखो 1 2 3 4 5 गोलों की त्रिज्या यहाँ पर खींचे गए, यहाँ पर जो उन्हीं गोलों की त्रिज्या है माने दूरी है केंद्र से उसकी तुलना में बहुत नजदीक है, और इधर अधिक है, माने इधर विरल हो गए। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। इसी तरह ऋण आवेश की तरफ तुम जाओ तो भी तुम देख रहे हो कि ये इस तरफ के जो है वो नीरर है, नजदीक है, और इधर क्या होते गए हैं, विरल, इधर बढ़ती गई दूरियां समविभव पृष्ठ की। तो इस तरह का विद्युत माने समविभव पृष्ठ बनेंगे किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के। और इसके बीच में एक, यदि हम इसका काट दें बीच में, तो ये मध्य से होकर जाने वाली जो लाइन रेखा होती है, ठीक है, तो ये इस पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान 0 होगा, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण इस पर विद्युत विभव एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो अनुप्रस्थ रेखा पर विद्युत विभव का लंबार्धक यदि खींचा जाए, किसका, द्विध्रुव की अक्ष का लंबार्धक खींचा जाए, और लंबार्धक पर, तो लंबार्धक के प्रत्येक बिंदु की दोनों द्विध्रुव से दूरी एक समान होती है, और विभव एक आदेश राशि है, जिसके कारण एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देते हैं, और लंबार्धक अर्थात अनुप्रस्थ रेखा पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब यदि दो समान आवेशों को एक साथ कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनसे मिलने वाला समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो यहां हमने धन q आवेश लिया है। इस तीसरे डायग्राम में धन q आवेश के कारण यहां पर धन q आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र विरल हो जाएगा, और दूसरी ओर इसकी तुलना में, दूसरी ओर की तुलना में विद्युत क्षेत्र विरल हो गया। तो यहाँ पर सघन समविभव पृष्ठ है और इस ओर विरल समविभव पृष्ठ है। तो इस तरह की आकृति कुछ बनेगी समान आवेशों के लिए। और ये एक बेलनाकार है। यदि आवेश किसी तार में प्रवाहित हो रहा हो या किसी बेलन में प्रवाहित हो रहा हो तो उसके चारों ओर खींचे गए काल्पनिक बेलन मैंने उसको अक्ष मानकर खींचे गए बेलनों की जो सतह होगी वो एक समविभव सतह होगी, क्योंकि ये बेलन की सतह भी अक्ष से समान दूरी पर होती है, जिसके कारण इसके पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। तो ये आपका था समविभव पृष्ठ। सामान्यतः लोग लिखा देते हैं, बोलते हैं याद कर लेना बेटा, मैंने जितना हो सकता था समझा दिया बेटा आप लोगों को और याद हो जाएगा आपको। अब एक इसी का पार्ट है कि मैंने इस दूसरा क्वेश्चन बोलूं, इसका पार्ट बोलूं कि विद्युत विभव, किसी चालक के कारण विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए और वो किस तरह से प्रभावित करते हैं इसे समझाइए। तो विद्युत विभव, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके बाह्य सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। आवेश उसके पूरे बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और एक समान रूप से वितरित होने के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होती है और चालक स्वयं एक समविभव पृष्ठ होता है। तो चालक का विभव किन कारकों पर निर्भर करता है। अब हमने विभव का सूत्र निकाला था, इसके पहले विभव का सूत्र था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। यदि R
को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें बिंदु की दूरी को, और के को भी कांस्टेंट कर लें, तो ऐसी स्थिति में V प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। यदि R स्थिर है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक भी स्थिर है, तो ऐसी मैंने स्थिति में V का मान जो है V प्रोपोर्शनल टू Q, विभव आवेश के समानुपाती हो जाएगा। तो पहला प्रभावी कारक होता है कि चालक पर आवेश की मात्रा, चालक पर विभव को प्रभावित करने वाला कारक चालक पर आवेश की मात्रा। तो चालक पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाई जाएगी, चालक पर आवेश की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होगी। और जब विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होगी तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, आवेश गुणित आवेश का परिमाण गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता बढ़ेगी तो बल भी बढ़ेगा, और जब बल का परिमाण बढ़ेगा तो हमारे द्वारा उस बल के विरुद्ध किया जाने वाला बाह्य कार्य भी बढ़ जाएगा। और कार्य का बढ़ने का मतलब है, तो विभव की परिभाषा से बाह्य अभिकर्ता द्वारा बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य, एकांक आवेश पर किए गए कार्य, माने विद्युत बल द्वारा किया गया, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य बटे आवेश का परिमाण ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य बढ़ेगा, और जब कार्य बढ़ेगा तो कौन बढ़ गया, विभव बढ़ जाएगा। अर्थात किसी चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने से विभव के मान में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक की सतह के क्षेत्रफल पर या चालक के आकार पर किसी चालक निर्भरता जो है, किसी चालक के क्षेत्रफल या आकार पर निर्भरता। जब किसी चालक को पर आवेश को स्थिर रखते हुए हम उसका आकार बढ़ा दें, यदि एक छोटे से गोले 1 मीटर माने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को हम 1 कूलाम चार्ज दें, अब 1 कूलाम चार्ज की जगह हमने कहा 1 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया हमने, और अब हमने 1 मीटर को दिया, तो एक चूंकि चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर, बाहरी सतह पर मतलब समान रूप से फैल जाता है। तो जब छोटा गोला होगा तो क्या होगा, उस पर जब आवेश फैलेगा तो आवेश सघन होगा, और जब बड़ा गोला होगा तो उस पर वितरित आवेश, एक समान रूप से वितरित आवेश विरल हो जाएगा। वही आवेश जब बड़े गोले को देंगे तो इसका मतलब है जब सघन है तो क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और जब विरल होगा तो क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। अर्थात यदि हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएं, आकार को बढ़ाएं, तो जैसे जैसे हम आकार को बढ़ाएंगे, आवेश को स्थिर रखते हुए आकार में वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे विभव का मान कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा, क्योंकि आवेश को स्थिर रखते हुए चालक का आकार बढ़ाने पर उसे ग्रहण करने वाली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जिसके कारण उसके चारों ओर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो कूलाम्बिक बल का मान भी कम हो जाएगा, और जब कूलाम्बिक बल का मान कम होगा तो उसके विरुद्ध किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बल के विरुद्ध खिसकाने में या विस्थापित करने में किया गया कार्य भी कम हो जाएगा, अर्थात विभव के मान में कमी आएगी। दूसरा प्रभावी कारक। तीसरा, किसी अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अन्य अनावेशित चालक को रखा जाता है, तो उस अनावेशित चालक में प्रेरण के द्वारा एक अस्थायी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि चालक के आवेश के ठीक विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। अर्थात यदि चालक धन आवेशित है तो उसके सामने की सतह पर ऋण आवेश प्रेरित होगा,
और जब ऋण आवेशित प्रेरित होगा तो चालक की क्या होगी, एक सामने क्या है, एक के पास धन आवेश है, दूसरे के पास प्रेरित हो गया ऋण आवेश प्रेरित हुआ, तो ये विद्युत क्षेत्र को कमजोर कर देगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देगा। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो बल का परिमाण कम होगा, जब बल का परिमाण कम होगा तो कार्य का मान कम होगा, और जब कार्य का मान कम होगा तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। अर्थात किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को रखने पर उस आवेशित चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण कूलम्बिक बल का मान भी कम होता है, और कूलम्बिक बल का मान कम होने पर बाह्य बल द्वारा उसके विरुद्ध किया गया कार्य भी कम होता है, और इसके कम होने के कारण विभव के मान में कमी आ जाती है। ये तीसरा फैक्टर रहा। और चौथा है कि उसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक बदल देने पर, यदि आवेशित चालक निर्वात या वायु में रखा है और उसे किसी के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में विभव 1/k गुना कम हो जाता है। जब हम किसी चालक को, आवेशित चालक को वायु या निर्वात में ना रखकर कहाँ रख देते हैं, वायु या निर्वात में ना रखकर किसी माने परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक k हो, तो ये 1/k टाइम्स हमारी विभव को कम कर देता है, हमारी पोटेंसी को कम कर देता है। जैसे अब सामान्य सा उदाहरण देखो कि हमें हवा में चलना हो, वायु में चलना हो, तो हम सामान्य चलते हैं, लेकिन जब हमें वही घुटने भर पानी में चलना हो, जांघ भर पानी में चलना हो, कमर भर पानी में चलना हो, तो हमारी चाल कम हो जाती है। जितना घना माध्यम होगा उतना हमें चलने में तकलीफ होगी, उतना अधिक हमें कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम विकर होती है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे द्वारा किया गया कार्य कम होता है, और हमारे द्वारा किया गया कार्य कम होता है तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य कम होता है, और जब बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य कम होगा तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। इस प्रकार ये 2 प्रश्न के उत्तर मैंने इस वीडियो में पूरे कर दिए हैं।